हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपर एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में। आज का ये सेशन हमारे पेपर 6 आईबीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम सॉल्व कर रहे हैं आपके आईबीएस की केस स्टडीज जो कि आईसीएआई ने रिलीज करी है फॉर मई 2025 अटेम्प्ट। तो हमने पिछले सेशंस में केस स्टडी 1 और केस स्टडी 2 सॉल्व किया था। आज के सेशन में हम केस स्टडी 3 सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि सर ये केस स्टडी 3 हमें मिलेगी कहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगी एडिशनल केस स्टडीज में, और ये एडिशनल केस स्टडीज का पीडीएफ आपको आईसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां पर आपको आईबीएस का बाकी मटेरियल भी और आपके एएफएम के रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे जाके आपको सिंपल सा सर्च करना है सीए रोहित चीपर, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं सर एंड स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। हमें सॉल्व करनी है केस स्टडी 3। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम चलेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। तो केस स्टडीज को रीड नहीं करना है। केस स्टडी एंड होने के बाद हमारे एमसीक्यू है, एमसीक्यू को भी अभी रीड नहीं करेंगे। हम चलते जाएंगे आपके डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव पे। तो ये रहा हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.6 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। तो समझते हैं कि क्वेश्चन 3.6 में आपसे क्या पूछा है, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से कंसेप्ट का है, फिर हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 3.6 में आपको बोला है to place agenda regarding strategic acquisition African eats before the board it was required to। आपको बोला है कि कोई स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन आप कर रहे हैं, अफ्रीकन ईट नाम से कोई कंपनी है जिसका आप एक्विजिशन कर रहे हैं, और एक्विजिशन के टाइम पे आपको अपना प्रपोजल बोर्ड के सामने रखना होता है। तो आप अपना एजेंडा अपनी कंपनी के बोर्ड के सामने रखे, उससे पहले आपको कुछ काम करने हैं, जिसमें से पहला काम है आपका to calculate the net present value of the proposed investment। आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है। while the nominal discount rate used by Dormato is 8%, but considering risk nature of the project 6% risk premium is required to be considered। तो क्वेश्चन ने बोला है एनपीवी कैलकुलेट करना है, और आपका नॉमिनल डिस्काउंट रेट जनरली आपका 8% का रहता है। कंसिडरिंग रिस्क नेचर 6% रिस्क प्रीमियम इज रिक्वायर्ड। तो जनरली 8% का रहता है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट इस तरह का है कि 6% का एडिशनल प्रीमियम और चाहिए। तो 8% प्लस 6% आपका 14% का डिस्काउंटिंग रेट आपको यूज करना है। नोट्स में बोला है कि टैक्सेशन टू बी इग्नोर्ड इन दिस कैलकुलेशन, टैक्स को हम इग्नोर करने वाले हैं। सेकंड बोला है पीवी फैक्टर एक्सचेंज रेट आपको 4 डेसिबल पे लेने हैं, और फाइनल कैलकुलेशन को होल नंबर पे राउंड ऑफ करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें कौन सा सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन लग रहा है, तो अगर एनपीवी की बात हो रही है तो एनपीवी आपके एएफएम के सब्जेक्ट में है। अब एएफएम के अंदर एनपीवी हम लोग 2 चैप्टर में यूज करते हैं, पहला कैपिटल बजटिंग और दूसरा हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दोनों में से कोई एक चैप्टर यहाँ पर एप्लीकेबल है, वो हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमें रीड करना होगा आपका केस स्टडी। तो अब चलते केस स्टडी के रिलेवेंट पार्ट पे, और उस केस स्टडी को और इस क्वेश्चन को साथ में रीड करते हैं, फिर आपका चैप्टर आइडेंटिफाई करेंगे एंड फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें पता चल चुका है कि ये एएफएम का है। चलते आपकी केस स्टडी पे, और केस स्टडी में हमें वर्ड ढूंढना है आपका स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन या फिर अफ्रीकन ईट। ये 2 वर्ड हम लोग केस स्टडी में ढूंढेंगे। सबसे पहले यहां पर कुछ एनेक्चर दे रखा है, एनेक्चर में लगता है कुछ फूड प्रेजेंटेशन के बारे में बोला है, तो ये रिलेवेंट नहीं है। फिर ऑडिट कंसिडरेशन है, ऑडिट कंसिडरेशन भी रिलेवेंट नहीं होगी एएफएम के कंसेप्ट में। फिर यहां पर गिवन है स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन कंसिडरेशन, और अफ्रीकन ईट दे रखा है बोल्ड में। मतलब ये पैराग्राफ हमारे क्वेश्चन 3.6 के लिए रिलेवेंट रहने वाला है। और कई गिवन है कि आपको, और इससे ज्यादा तो हमें कुछ गिवन नहीं है। हमें रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में कुछ बताया है,
और उससे पहले बताया है कंपनी ओवरव्यू के बारे में। तो हमारा जो अफ्रीका नीट है वो केवल एक सिंगल पैराग्राफ में दिख रहा है, जो कि है हमारा स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन वाला। तो इस पैराग्राफ में हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर बोला है इन ल्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन मैनेजमेंट वांट्स टू प्लेस एन एजेंडा इन इट्स कमिंग मीटिंग टू एक्वायर अ कंपनी। तो अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए कुछ एजेंडा है, अफ्रीकन ईट को एक्सपैंड एक्वायर करना है। अफ्रीकन ईट इज एन ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। मील्स आर डिलीवर्ड बाय कुरियर यूजिंग वेरियस मेथड। तो आपका अफ्रीकन ईट एक फूड डिलीवरी ऐप है, जैसे आपका जोमेटो और स्विगी है। वेरियस मेथड, कार, स्कूटर, बाइक और फूड। तो आप जो यहाँ पर फूड डिलीवरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे से करते हैं। इट इज ऑपरेशनल इन 60 सिटीज इन 5 अफ्रीकन कंट्री। यानी ये जो आपका अफ्रीकन ईट है ये अफ्रीका में ऑपरेट करता है और 60 सिटीज में है। दीज कंट्रीज आर यूज कॉमन करेंसी अफ्रीकन रैंड। इन 5 कंट्रीज की कॉमन करेंसी अफ्रीकन रैंड। In 2023, company was sued for its antitrust price manipulation from forcing restaurant to charge same price for delivery as for dine-in if the restaurant wants to be listed on African Eats app। तो आपकी जो कंपनी है उसके ऊपर किसी ने केस किया था। क्यों किया था? क्योंकि आप यहाँ पर प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे थे, एंटी ट्रस्ट प्राइस मैनिपुलेशन, जहां पर आपको फ्रॉम फोर्सिंग रेस्टोरेंट to charge same price for delivery as for dine-in if restaurant wants to be listed। आपने रेस्टोरेंट को बोला कि अगर आपको हमारी ऐप पर लिस्ट होना है तो आप अपने यहाँ पर डाइन इन पर जो रेट चार्ज कर रहे हैं वही रेट आपको हमारी ऐप पर चार्ज करनी है। यानी जो रेट मेन्यू पे लिखी है वही रेट हमारी ऐप पर आप चार्ज करेंगे, अलॉन्ग विथ चार्जिंग फीस ऑफ 13 to 40% ऑफ रेवेन्यू, और हम लोग उस पर कुछ फीस चार्ज करते हैं। एक्सचेंज रेट फॉर अफ्रीकन रैंड इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। हमारी जो करेंसी है अफ्रीका की बहुत ही वॉलेटाइल है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अफ्रीकन रीजन इज प्रेजेंटली 10%। हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन गिवन है। सर इन्फ्लेशन किसका गिवन है? इन्फ्लेशन गिवन है अफ्रीका का। इन्फ्लेशन इन इंडिया इज करंटली 5%। हमें यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लेशन भी गिवन है, तो इन्फ्लेशन इंडिया। मैनेजमेंट ऑफ डोरमाटो एक्सपेक्ट रेट्स लाइकली टू कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल फ्यूचर। मैनेजमेंट को लगता है कि ये इन्फ्लेशन की रेट कंटिन्यू रहेगी। एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड कैश फ्लो इन रियल टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो कैश फ्लो दे रखा है ये रियल टर्म्स में दे रखा है फॉर द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलो। सर रियल टर्म वाले कैश फ्लो क्या होते हैं? तो हमने एएफएम में पढ़ा था कि रियल टर्म वाले कैश फ्लो वो होते हैं जिसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है। तो रियल कैश फ्लो में इन्फ्लेशन एडेड नहीं है, तो हमें इनमें इन्फ्लेशन ऐड करना होता है, तब जाके हमें ये नॉमिनल कैश फ्लो मिलता है, और नॉमिनल कैश फ्लो से हम आपका एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आपको फर्स्ट 3 इयर्स के रियल कैश फ्लो गिवन है। ईयर 0 का जो रियल कैश फ्लो होता है वही उसका नॉमिनल भी होता है, तो ईयर 0 में तो कुछ अपडेट नहीं करना होगा। ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 में आपको इन्फ्लेशन फैक्टर अपडेट करना है। सबसे पहले कैश फ्लो दे रखिए इंडियन करेंसी में, रुपीज में यानी, और ये थाउजेंड्स में है। तो 1,00,000, 3,00,000, 4,00,000 एंड माइनस 50,000। फिर अफ्रीकन रैंड के कैश फ्लो है -4,00,000 प्लस 5,00,000 प्लस 650 प्लस 750। तो आपको यहाँ पर कैश फ्लो है। इंडिया के अंदर हमारा आउटफ्लो हो रहा है यानी नेगेटिव कैश फ्लो है। अफ्रीका में हमारा इनिशियली ईयर 0 में कुछ आउटफ्लो है, फिर हमारा यहाँ पर कैश इनफ्लो चल रहा है। Dormato use the year 3 nominal cash flow will continue to be earned each year indefinitely। Dormato को लगता है कि ईयर 3 का जो कैश फ्लो आएगा वो इनडेफिनेटली, यानी कंपनी जब तक एंड नहीं होती तब तक हम लोग इसको अर्न करते रहेंगे। इट इवेलुएट्स ऑल इन्वेस्टमेंट यूजिंग नॉमिनल कैश फ्लो एंड ए नॉमिनल डिस्काउंट रेट। सारा इवेल्युएशन नॉमिनल कैश फ्लो और नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट पे होता है। प्रेजेंट एक्सचेंज रेट अफ्रीकन रैंड टू ₹1 इज 4.5, यानी कि 1 रुपए देके आपको 4.5 अफ्रीकन रैंड आज के दिन पे मिल सकता है। तो एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट है अफ्रीकन रैंड डिवाइड बाय INR इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 1। तो ये आपका एक्सचेंज रेट गिवन है। सर एक्सचेंज रेट क्या काम आएगा? तो जब एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो एनपीवी हम तो हमारी इंडियन करेंसी में करेंगे, तो ये अफ्रीकन करेंसी को कन्वर्ट करने में काम आएगा ये एक्सचेंज रेट। और कुछ गिवन है क्या? तो ये डिटेल आपको गिवन है।
अब इस डिटेल को पढ़ के इतनी बात तो समझ में आ गई कि अफ्रीकन ईट एक इंटरनेशनल फर्म है, तो ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हुआ। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डील करते हैं। तो एएफएम के अंदर कौन सा चैप्टर एप्लीकेबल है? एएफएम के अंदर हमारा आईएफएम वाला चैप्टर एप्लीकेबल है। अब हम क्या करेंगे, हमें चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया, हम जाएंगे आईएफएम के चैप्टर पे और वहां पर जाकर देखेंगे कि क्या कोई सिमिलर टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तो हम सेम कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलता है तो हमें जो यहां पर कंसेप्ट समझने की जरूरत है वो कंसेप्ट हम लोग आईएफएम के चैप्टर से रीड करेंगे। तो चलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पे। तो ये हमारा स्टडी मैट है, ये हमारा आईएफएम का चैप्टर है। हमें जाना है सबसे पहले आपके क्वेश्चन पे और देखना है कि क्या ये टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है या फिर नहीं है। तो इसके एंड पर चलते हैं, पेज नंबर 30 के आसपास इसका एंड होगा। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है चैप्टर के एंड में। हमें देखना है कि कहीं हमारे पास उस तरह का क्वेश्चन है क्या जहां पर हमारे पास दो तरह की करेंसी के कैश फ्लोज हैं और उनको हमें कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए में तो केवल एक ही तरह के कैश फ्लो दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो यहां पर रुपीस में सब कैलकुलेशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखते हो तो आपको इंडियन कैश फ्लो और अफ्रीकन कैश फ्लो दोनों दिख रहे हैं। और अगर आप इसको थोड़ा रीड करोगे तो यहां पर हमें इन्फ्लेशन भी गिवन है 40%, 10% इंडिया और अफ्रीकन कंट्री का, और यहां पर हमें एक्सचेंज रेट भी गिवन है। यानी कि आपका जो TYK3 है ये हमें सिमिलर लग रहा है आपके जो केस स्टडी 3 का 3.6 क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे, अगर ये सिमिलर लगता है तो इसी के कंसेप्ट हम लोग वहां पर अप्लाई करेंगे। यहां पर आपको बोला है कैलकुलेट एनपीवी ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग फॉलोइंग अफ्रीकन रैंड कैश फ्लो आर कन्वर्टेड इनटू रुपीस एंड डिस्काउंटेड एट रिस्क एडजस्टेड रेट। ऑल कैश फ्लो फॉर 3 प्रोजेक्ट विल बी डिस्काउंटेड एट 20% टू रिफ्लेक्ट इट्स हाईएस्ट रिस्क। तो यहां पर भी एनपीवी कैलकुलेशन की बात हुई है। आप इसको थोड़ा और रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल सेम है। तो हम इसी का कंसेप्ट वहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। और हमें तो एएफएम के कंसेप्ट आते हैं तो हम वापस से बार बार उस क्वेश्चन पर नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमारी अप्रोच डिराइव करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें पता है कि जब भी हमें एनपीवी कैलकुलेट करना होता है तो हम 5 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ईयर 0 में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं -1 लाख और -4 लाख ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो -1 लाख रुपीस में और ये -4 लाख है तो इसको भी रुपीस में कन्वर्ट करना है। एक्सचेंज रेट है 4.5 का, तो -4 लाख को डिवाइड करेंगे 4.5 से तो रुपीस में हमें मिलेगा। तो आपने सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया। सेकंड है हमारा एनुअल कैश फ्लो कैलकुलेट करना। एनुअल कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है कि ये क्वेश्चन में रियल टर्म्स में कैश फ्लो गिवन है, तो रियल टर्म्स को हमें कन्वर्ट करना है नॉमिनल टर्म में। कैसे करते हैं सर, तो नॉमिनल कैश फ्लो होता है रियल कैश फ्लो इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन। तो रियल कैश फ्लो को इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करके नॉमिनल कैश फ्लो निकालना है। तो अगर आपका यहां पर ईयर 1 का कैश फ्लो है -3 लाख, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन्फ्लेशन फैक्टर से। तो इन्फ्लेशन है इंडिया का 5%, तो 3 लाख में 5% ऐड करेंगे तो 3,15,000 ईयर 1 का कैश फ्लो है। ईयर 2 में 4 लाख का कैश आउटफ्लो है, तो इसके अंदर भी आप इन्फ्लेशन ऐड करेंगे और इसमें 2 साल का इन्फ्लेशन ऐड करना है। तो आप करेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5% की पावर 2। तो इस तरह से आप हर साल के अंदर इन्फ्लेशन ऐड करेंगे, इंडिया के अंदर 5% से और अफ्रीका के अंदर 10% से। तो सबसे पहले हमारे पास नॉमिनल कैश फ्लो आ जाएगा। नॉमिनल कैश फ्लो आने के बाद अफ्रीकन कैश फ्लो को कन्वर्ट करना है इंडियन में। ये कैसे होगा, तो हमें एक्सचेंज रेट गिवन है, लेकिन ये एक्सचेंज रेट गिवन है प्रेजेंट का, यानी ईयर 0 का एक्सचेंज रेट गिवन है। ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 का एक्सचेंज रेट गिवन नहीं है। तो हमें कैलकुलेट करना होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट अप्लाई होगा। सर परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, ये हमें बोलता है
कि आपका जो फ्यूचर का एक्सचेंज रेट है वो होता है स्पॉट का एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ बेस करेंसी। तो ये आपका तरीका है फ्यूचर का एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने का यूजिंग स्पॉट एक्सचेंज रेट। अब स्पॉट एक्सचेंज रेट 4.5 है, इन्फ्लेशन इन प्राइस करेंसी क्या है, तो जो न्यूमरेटर में होता है वो प्राइस होता है, जो डेनोमिनेटर में होता है वो हमारा बेस होता है। तो अफ्रीका का इन्फ्लेशन हम लोग लेंगे 10%, तो 1 प्लस 10% डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया जो कि 5% है, तो 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.10 डिवाइड 1.05, तो हमें मिलेगा नेक्स्ट ईयर का एक्सचेंज रेट। और अगर सेकेंड ईयर का निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे, थर्ड ईयर का करना है तो हम इसका क्यूब कर देंगे। तो इस तरह से आपका एक्सचेंज रेट आएगा। एक्सचेंज रेट आने के बाद आपके कैश फ्लोज को हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे और कैश फ्लो को ऐड करेंगे तो हमें आपके एनुअल कैश फ्लो मिलेंगे। एनुअल कैश फ्लो आने के बाद थर्ड होता है टर्मिनल कैश फ्लो लेना। टर्मिनल कैश फ्लो के लिए कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, बस एक बात बोली है कि ईयर 3 का जो कैश फ्लो वो इनडेफिनेटली कंटिन्यू होगा। तो कोई भी कैश फ्लो इनडेफिनेटली कंटिन्यू होता है तो हम उसको डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड करके उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं और उस प्रेजेंट वैल्यू को हम यूज करेंगे। तो टर्मिनल कैश फ्लो में जो इनडेफिनेट कैश फ्लो उसका पीवी ले लेंगे। ये तीन चीज आते ही फोर्थ में हम लोग सबका पीवी कैलकुलेट करते हैं और फिफ्थ स्टेप में आपका एनपीवी निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करके। तो ये 5 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। चलते एक बार आईसीआई के आंसर पे और वेरीफाई करते हैं। तो ये रहा हमारा आईसीआई का आंसर। सबसे पहले हमने इन्फ्लेशन फैक्टर लिख दिया। इंडिया का था 5% का और अफ्रीका का था 10% का। तो ईयर 0 में इन्फ्लेशन 1 रहता है, ईयर 1 में हो गया 1 प्लस इन्फ्लेशन यानी 1.05 और 1.1। ईयर 2 में क्या होगा, ईयर 2 में इसका स्क्वायर होगा तो 1.05 का स्क्वायर होता है 1.1025 और 1.1 का स्क्वायर 1.121 और ईयर 3 में आपको इसका क्यूब करना है तो 1.05 का क्यूब और 1.1 का क्यूब, तो आपको यहां पर इन्फ्लेशन फैक्टर मिल जाएगा। इन्फ्लेशन फैक्टर क्यों निकाला सर, क्योंकि हमें रियल कैश फ्लो को नॉमिनल में कन्वर्ट करना था। फिर हमने एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया। एक्सचेंज रेट में आपका प्रेजेंट एक्सचेंज रेट 4.5 था। नेक्स्ट ईयर का एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, परचेसिंग पावर पैरिटी के थ्रू। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अफ्रीका के एक्सचेंज रेट से, तो 4.5 मल्टीप्लाई 1.1 डिवाइड 1.05 हमें मिलता है 4.7143। फिर ईयर 2 का निकालना है तो ईयर 2 में क्या करेंगे, 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.21 यानी ईयर 2 के इन्फ्लेशन फैक्टर से, डिवाइड करेंगे इंडिया के इन्फ्लेशन फैक्टर से, तो हमें मिलता है नेक्स्ट एक्सचेंज रेट। और इसी तरह थर्ड ईयर का भी 4.5 मल्टीप्लाई 1.331 डिवाइड 1.1576 तो हमें मिलेगा 5.1741। तो हमारे पास एक्सचेंज रेट आ गए हैं। अब हमारे पास यहां पर कैश फ्लो गिवन थे रियल टर्म्स में, इनको नॉमिनल में कन्वर्ट किया। तो पहले रुपीस के कैश फ्लो को कन्वर्ट किया है, तो ये क्वेश्चन में गिवन थे रियल वाले, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी इन्फ्लेशन फैक्टर से। तो 1 लाख इंटू 1 होता है, 3 लाख इंटू, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, 3 लाख इंटू 1.05 ये होता है 315। 4 लाख को मल्टीप्लाई किया 1.1025 से और 50,000 को 1.1576 से, ये नॉमिनल कैश फ्लो आए। सिमिलरली जो अफ्रीकन रैंड के कैश फ्लो थे रियल कैश फ्लो क्वेश्चन से नोट कर लिए और इनको मल्टीप्लाई किया अफ्रीका के इन्फ्लेशन फैक्टर से। तो 4 लाख को मल्टीप्लाई किया 1 तो 4 लाख, 5 लाख को मल्टीप्लाई किया 1.1 से तो 5,50,000। सिमिलरली हमने बाकी को मल्टीप्लाई किया। अब अफ्रीकन नॉमिनल कैश फ्लो को इंडिया में कन्वर्ट करना है, तो ये -4 लाख को डिवाइड किया 4.5 से, तो ये आता है 88,889 इंडियन करेंसी में। 5,50,000 को डिवाइड करा 4.7143 से, तो मिलता है 1,16,666। ऐसे करके अफ्रीकन कैश फ्लो को इंडिया में कन्वर्ट कर लिया। अब इंडिया में कन्वर्टेड कैश फ्लो है और इंडिया के कैश फ्लो है, दोनों को ऐड कर लिया। तो ये वाला कॉलम और इस वाले कॉलम को ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा आपका नेट कैश फ्लो। तो -1 लाख -88 तो -1,88,000 -315 प्लस का 1,16,000 तो ये होता है माइनस का 198। सिमिलरली माइनस का 441
प्लस का 159, ये होता है माइनस का 281, और ये यहाँ पर हमने थर्ड ईयर का कैश फ्लो कैलकुलेट किया। अब हमारे पास कैश फ्लो आ गए हैं। कैश फ्लो आने के बाद सिंपल सा पीवी करना है। पीवी के लिए रेट क्या लिया सर? रेट लिया है 14%। 14 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था हमें कि 8% हमारा रेट रहता है, 6% रिस्क प्रीमियम है, तो 14% का रेट हमने लिया है। तो 14% से डिस्काउंट करके पीवी निकाला। इसका आप सम करेंगे तो आपको 3 साल का जो भी प्रोजेक्ट है उसका पीवी मिल जाएगा। अब आपको पता है कि ये थर्ड ईयर का जो कैश फ्लो है 91,160, ये इनडेफिनेट टाइम तक यानी इंफिनिटी तक कंटिन्यू होगा। तो इसका पीवी निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे डिस्काउंटिंग रेट से। तो एनपीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू, तो यहां पर आपने लिया है 1,35,052 और डिवाइड किया इसको 14% से। एक बार चेक करते यहां पर क्या है, तो ये 1,35,052 ईयर थर्ड का कैश फ्लो था। इसको 14% से डिवाइड किया तो हमें इसका प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। ये प्रेजेंट वैल्यू जो मिला है ये ईयर 3 के एंड का है। तो ईयर 3 के एंड का अगर ये प्रेजेंट वैल्यू है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा ईयर 3 के पीवी फैक्टर से, जो कि 0.675 है। तो हमें वैल्यू मिलता है इसका 6,51,144 का। तो हमें पीवी मिल चुका है टर्मिनल का। हमारे पास पीवी अवेलेबल है इनिशियल 3 ईयर का, सबको ऐड कर लेंगे तो एनपीवी आ जाएगा। तो एनपीवी फाइनली कितना आ रहा है? एनपीवी ऑफ 3 ईयर था जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है, तो -488, इसमें 651 ऐड करेंगे तो फाइनल एनपीवी आता है 162,629, यानी पॉजिटिव एनपीवी है। तो देयर कैन बी स्लाइट डिफरेंट इन एक्सचेंज रेट इन थर्ड ईयर, द फाइनल आंसर मे बी स्लाइटली वेराइड। तो हमारा फाइनल आंसर है कि एनपीवी पॉजिटिव है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसको हमने समझ लिया है कि कैसे सॉल्व होगा। एएफएम का कंसेप्ट है, सिमिलर क्वेश्चन मिल गया था, सेम कंसेप्ट अप्लाई किया है। सेकंड पॉइंट है आपका, इवैल्यूएट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर डोरमाटो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ अफ्रीकन ईट। आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करना है डोरमाटो के एक्विजिशन के। डोरमाटो ने अफ्रीकन ईट्स को एक्वायर किया है, तो अफ्रीकन ईट का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करना है। कंसिडर करने हैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, और क्वेश्चन ने हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से फैक्टर एनालाइज करने हैं। तो आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एथिकल, इन सभी फैक्टर को एनालाइज करना है ताकि सक्सेस ऑफ इस इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट कर सके। व्हाट स्ट्रैटेजी शुड डोरमाटो इंप्लीमेंट टू एड्रेस दीज चैलेंजेस एंड एंश्योर सक्सेसफुल एक्विजिशन। तो यहां पर आपको जो भी फैक्टर दे रखे इन सभी फैक्टर को आपको एक्सप्लेन करना है कि हमारे अफ्रीका के एनवायरनमेंट में ये फैक्टर किस तरह से काम करते हैं और कैसे हम इनको ओवरकम करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट है सर? ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, तो ये सारी बातें आपका केवल एससीपीएम का सब्जेक्ट ही करता है। तो ये एससीपीएम है। एससीपीएम में कौन सा चैप्टर है? एससीपीएम में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वही इसकी बात कर रहा है। तो चलते एससीपीएम के इंडेक्स पे और ढूंढते आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंसेप्ट को। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट। तो ये रहा मेरे पास एससीपीएम का स्टडी मैट। अगर आपने चैप्टर्स की 2-3 बार रीडिंग लगाई है आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 1 पे हमें ये मिल जाएगा। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 पर कहां पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिखा है। तो पॉइंट ए तो मैनेजिंग कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली है। इसके बाद क्या है? इसके अंदर दो है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट भी है, ऑर्गेनाइजेशनल यहां पर भी नहीं होगा। फिर क्या है हमारे पास? फिर है सी हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटेक्स्ट। यहां पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात हुई है। यहां पर है आपका पोर्टर के 5 फोर्सेस, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एंड मार्केट, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, कंपटीशन है, इंडस्ट्री है, कोर कंपिटेंसी है। और यहां पर है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहां पर भी आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है एंड यहां पर भी हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंटेक्स्ट है। तो दोनों पार्ट को हम चेक कर लेंगे। दोनों में ही इंडस्ट्री एनालिसिस है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके पेज 1.32 पे और फिर चलेंगे आपके पेज 1.47 पे। तो ये हमारा स्टडी मैट है। पेज 1.32 पे हमें चलना है। तो कम से कम ये होगा पेज नंबर 80 के अराउंड हमारे।
ये 1.51 आ गया। हमें चलना है 1.32 पे। कौन सा पेज नंबर है ये? 36 तक आ चुके हैं हम। ये है हमारा ये रहा हमारा 1.32। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंटेक्स्ट है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटेक्स्ट क्या बात हुई है, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि किस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इवेलुएट किया जाता है। तो सर्वाइवल सस्टेनेबिलिटी आर प्री कंडीशन ऑफ एनी बिजनेस टू बी सक्सेसफुल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। सर्वाइवल की कुछ बातें हो रही है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंप्राइज फैक्टर दैट आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते ये सब। प्रायर टू स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल, इट इज एसेंशियल फॉर बिजनेस फर्म टू डिफाइन द इंडस्ट्री। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे जाने से पहले इंडस्ट्री डिफाइन कर लो। ठीक है, ये सब रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए। तो यहां पर बोला है रिमोट एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, रिमोट एनवायरनमेंट सच एज सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, लीगल, एथिकल फैक्टर्स। स्टीपल, आप ये फैक्टर को पढ़ रहे तो क्या आपको ध्यान में आ रहा है कि क्वेश्चन ने भी कुछ इन्हीं तरह के फैक्टर की बात की थी? तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, यही फैक्टर हमें एनालाइज करने हैं। अब क्वेश्चन ने कुछ और बताया है क्या? यहां पर कुछ कंसेप्ट इंसाइट्स गिवन है, पेस्टल का, स्टेपल का। इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, कंपेटिटिव पोजीशन, डिटरमाइनिंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, और फिर यहां पर कुछ नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो हमारे ये सारे जो फैक्टर बताए हैं, इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा है। तो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा है, तो ये जो कंसेप्ट यहां पर लिखा हुआ है इतना रिलेवेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि बस आईसीआई ने जो केवल फैक्टर बता के छोड़ दिए, ये फैक्टर तो हमें क्वेश्चन ने भी बता दिए। इन फैक्टर का मतलब क्या है, कैसे इनको इवेल्युएट करते हैं, ये तो हमें आईसीआई ने बताया ही नहीं। तो हमें खुद को ही इन सभी फैक्टर्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो हमारे पास आईसीआई के स्टडी मैट में इनका आंसर नहीं है, हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना पड़ेगा। एक जगह और था, चलो वहां पर भी एक बार चेक करते हैं, वहां पर कहीं गिवन है क्या? तो ये पेज 1.32 चेक किया, पेज 1.47 पर भी बोला था चेक करने के लिए, वहां पर भी कर लेते हैं एक बार। 1.47 यहां से 10 पेजेस दूरी होगा। 44, 45, 47। 47 पर कहां पर है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। 48 आईटी एंड आईएस वैल्यू चेन। तो यहां पर हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट करके एज सच कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं दिख रहा है। हमें यहां पर कुछ 5 फोर्सेस की बातें दिख रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां पर हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम इस पार्ट को स्किप कर देंगे। चलते वापस से आपके क्वेश्चन पे। अब तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें यह पता चल चुका था कि एसपीपीएम में है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, लेकिन स्टडी मैट में कुछ भी रिलेवेंट नहीं मिला। तो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का डिस्कशन करेंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, तो जैसा हमने क्वेश्चन में पढ़ा था अफ्रीकन ईट के बारे में। क्या पढ़ा था सर आपने अफ्रीकन ईट के बारे में? तो हमने यहां पर जो स्टार्टिंग में कुछ बातें पढ़ी थी वो हमारे काम में आएगी। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि इसको वापस से हम अच्छे से समझ सके। तो यहां पर अफ्रीकन ईट ने बोला था कि अफ्रीकन ईट आपका ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह से यहां पर अपने फूड्स को डिलीवर करता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सबसे पहले बात आएगी आपकी अफ्रीकन कंट्रीज की, कि अफ्रीकन कंट्रीज में कौन सी गवर्नमेंट है, किस तरह की पॉलिटिक्स है, वहां की गवर्नमेंट को कौन कौन सी पॉलिसी सही लगती है, कौन सी पॉलिसी सही नहीं लगती है। तो ये सारी बातें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगी। तो these countries common use African rand company was sued for antitrust manipulation, forcing restaurant to charge same price for delivery and for dine-in। आपकी कंपनी पर केस भी हुआ है, तो ये केस किस में आएगा? ये केस तो हमारे लीगल एनवायरनमेंट में आएगा, कि लीगल एनवायरनमेंट यहां पर ऐसा है कि आप यहां पर फोर्स नहीं कर सकते प्राइसेस के लिए।
और यहाँ पर एक्सचेंज रेट बहुत ही वॉलेटाइल है। एक्सचेंज रेट कौन से एनवायरनमेंट में आएगा? एक्सचेंज रेट आएगा हमारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में, और बाकी सारी चीजें तो आपके क्वेश्चन से रिलेवेंट थी। तो वापस से चलते हैं आपके फैक्टर पे और हम लोग खुद एनालाइज करते हैं कि कौन से फैक्टर में क्या बातें आपको बोलनी है। पॉलिटिकल में बोलेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का वहां पर किस तरह का नेचर है, किस तरह का उनका फोकस है, किसको वो प्रमोट करते, किसको प्रमोट नहीं करते। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर हम लोग एक्सचेंज रेट की बात करेंगे कि एक्सचेंज रेट बहुत वॉलेटाइल है और इन्फ्लेशन वहां पर बहुत ज्यादा है। सोशल के अंदर क्या बात करनी है? सोशल के अंदर हम लोग वहां के कस्टमर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहां के कस्टमर कैसे हैं, क्या उनकी हैबिट्स किस तरह की है, क्या वो ऑनलाइन ऑर्डरिंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो सोशल के अंदर वहां का जो ज्योग्राफी है, वहां के जो कस्टमर है, उनकी हैबिट्स के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर और उनके कल्चर पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका कल्चर वाला पॉइंट है, तो सोशल कल्चर थोड़ा सेम टाइप का रहेगा, दोनों में सेम टाइप की बातें हमें करनी है। टेक्नोलॉजी में क्या बात करेंगे? टेक्नोलॉजी में क्योंकि आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो वहां पर देखेंगे कि वहां पर इंटरनेट है या फिर नहीं है, लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करना आता है या फिर नहीं आता है, तो ये बातें रिलेवेंट रहेगी। लीगल के अंदर वहां का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, वहां की पॉलिसीज क्या है, कौन कौन से कंप्लायंसेस है। एथिकल के अंदर हमें आपने जो भी गलतियां करी थी पहले कि आपने किसी को प्राइस के लिए फोर्स करा, तो वो सब बातें आप एथिकल में कवर करेंगे। तो इस तरह से आप हर फैक्टर को पोस्ट करेंगे और उसके बारे में कुछ बातें लिखेंगे। चलते आईसीआई पे और वेरीफाई करते हैं। आईसीआई ने बोला है व्हाइल इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ अफ्रीका नीड रेंज ऑफ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर कुड इंपैक्ट सक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वही सेम जो क्वेश्चन में लिखा था कि कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर इन्वेस्टमेंट को इंपैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या बातें करी है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है कि बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है, लोगों का गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं है। चेंजेस इन गवर्नमेंट, सिविल अनरेस्ट, पॉलिसी शिफ्ट, तो ये सारी बातें पॉलिटिकल में करनी है, क्योंकि अनस्टेबल एनवायरनमेंट में हाई रिस्क होता है अनएक्सपेक्टेड रेगुलेटरी चेंजेस, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट चेंज होगी, नई नई पॉलिसी आती रहेगी। इकोनॉमिक फैक्टर में बात करेंगे एक्सचेंज रेट वॉलिटिलिटी की और आपके इन्फ्लेशन की। यहां पर इन्फ्लेशन की बात हुई है तो यहां पर एक एक लाइन लिख देंगे। सोशल और कल्चर की साथ में डिस्कशन चल रहा है कि हर कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस करना रहेगा। तो क्या क्या बात करनी है कल्चर के अंदर? एंश्योर दैट इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कस्टमर सर्विस, बिजनेस अप्रोच, कल्चर सेंसिटिव, रेजोनेट विथ लोकल कंज्यूमर। वहां के जो लोकल लोग हैं उनके कल्चर से मैच होना चाहिए, वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं उस लैंग्वेज में हमारा ऐप होना चाहिए, उस लैंग्वेज में हमारा कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए। ये बातें करनी है। सोशल ट्रेंड क्या है वहां के? टेक्नोलॉजी के अंदर आपको देखना है कि लोगों को टेक्नोलॉजी आती है या फिर नहीं आती है वहां पे, तो वहां पर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम क्या है, डिलीवरी सिस्टम क्या है, इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट क्या है, यानी कितने लोगों के पास इंटरनेट है। ये सारी बातें टेक्नोलॉजी में करेंगे और ये सारी बातें हमारी केस स्टडी में नहीं है, तो ये जो भी बातें हम लिख रहे हैं ये अपने मन से लिख रहे हैं और मन से लिखने पर ही यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। मार्क्स आपको इसमें पूरे कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको मन से लिखना है। आपका मन और आईसीआई का मन मैच नहीं हुआ तो मार्क्स आपको कम मिलेंगे, लेकिन मार्क्स मिलेंगे जरूर। फिर लीगल और रेगुलेटरी में यही बात करेंगे, लॉज एंड रेगुलेशन क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, लेबर प्रैक्टिस क्या है और कंपटीशन क्या है। तो ये लीगल हो गए आपके डिस्कशन। फिर एथिकल कंसिडरेशन, तो सम अफ्रीकन कंट्रीज में चाइल्ड लेबर, पुअर वर्किंग कंडीशन, ये सब प्रिवेलेंट है, तो इन सबको आपको अवॉइड करना है। ये सब बातें करने के बाद आपको कंक्लूजन देना है। क्या सर एग्जाम में इतना बड़ा आंसर लिखना है? एग्जाम में इतना बड़ा आंसर कभी नहीं लिखना है, आपको बस कीवर्ड लिखने हैं और कीवर्ड यहां पर बोल्ड में गिवन है, ये कीवर्ड लिख दीजिए, अंदर एक दो लाइन लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कंक्लूजन में क्या बोला है? फाइनेंशियल एनालिसिस तो बोलता है कि एनपीवी पॉजिटिव है, यानी फाइनेंशियली बेनिफिशियल है। द स्ट्रेटेजिक बेनिफिट एंटरिंग अफ्रीकन मार्केट में स्टिल भी कंपेलिंग, तो फाइनेंशियल हमारे फेवरेबल में, स्ट्रेटेजिक अभी भी कंपेलिंग है, यानी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। डॉर्मेटो वंस मस्ट केयरफुली कंसिडर नॉन फाइनेंशियल रिस्क एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एक्विजिशन, तो नॉन फाइनेंशियल रिस्क और चैलेंजेस को भी कंसिडर करना रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल इनेबल डॉर्मेटो टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, तो जितना कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यही सब ज्ञान की बातें कर ली हमने यहाँ पे भी। अब चलते वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है हमारा 3.7, यहां पर क्या पूछा है, एडवाइस ऑन हाउ टू एड्रेस एंड मेंटेन कस्टमर ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप इन रिस्पॉन्स टू कंसर्न रेज्ड इन द रीसेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल। सिंपल सा पूछा है, किस तरह से आप एड्रेस करोगे और मेंटेन करोगे कस्टमर के ट्रस्ट को इन रेस्पॉन्स, किसके रेस्पॉन्स में, जो कंसर्न आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल में आई है। सर न्यूज़पेपर में क्या आया है हमारे बारे में, तो ये तो केस स्टडी पढ़ के पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले बताइए कौन सा सब्जेक्ट है। सर ये सारी बातें ऊपर नीचे की बातें करता है हमारा कॉस्टिंग, यानी जहां पर भी आपको लगे कि यार ये बहुत ही ऊपर नीचे की बातें हैं, रिलेवेंट बातें नहीं हो रही है, तो ये सारी कॉस्टिंग करता है। कॉस्टिंग में कौन सा चैप्टर है या कौन सा कंसेप्ट है ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि कोई कस्टमर के ऊपर डिस्कशन करने वाला कोई टॉपिक ही नहीं है। तो एक बार चलते हैं, पढ़ते हैं आपके न्यूज़पेपर को। तो न्यूज़पेपर तो हमें यही लग रहा है एनेक्चर करके, तो यहां पर पढ़ के देखते कि क्या बातें हो रही है। यहां पर बोला है फूड प्रेजेंटेशन डिस्क्रिपेंसी स्पार्क ट्रस्ट कंसर्न अमंग कस्टमर ऑन डोरमाटो ऐप। तो यहां पर हम जो पार्ट ढूंढ रहे थे वही मिला है कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वहां पर कंसर्न है डोरमाटो पे। In a recent development, Shyam, a loyal customer, has raised concern about disparity between food image displayed on Dormato and actual dishes served by restaurant. कोई कस्टमर है, उसने बोला कि सर फोटो कुछ और दिखाया और जो डिश पेश करी वो अलग थी, दोनों अलग अलग है, तो उसको बहुत ही कंसर्न हो रही है। The issue, which has been described as a breach of trust between customer and restaurant, has sparked a broader discussion on authenticity of food presentation in online food delivery service. तो एक कस्टमर को एक रेस्टोरेंट से दिक्कत थी, लेकिन इसने बहुत बड़ा डिस्कशन स्टार्ट कर दिया आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। Ravi, a prominent figure in culinary industry, expressed his concern over the misleading nature of these images. कोई रवि होगा, पॉपुलर इंसान होगा, सेलिब्रिटी होगा, जो कि रेस्टोरेंट टाइप की इंडस्ट्री से था, उन्होंने भी यहाँ पर अपने कमेंट्स दिए हैं। He pointed out that images were initially intended to enhance visual appeal and attract customer. They have inadvertently led to dissatisfaction, disappointment when the reality does not match expectation. तो उन्होंने ज्ञान दिया है कि जब रियलिटी मैच नहीं होती तो बहुत डिससेटिस्फेक्शन होता है। Dormato is yet to comment, but industry experts believe that addressing this concern promptly will crucial in preserving customer loyalty and trust. Dormato ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया है। कैसे देगा डोरमाटो रिप्लाई, क्योंकि रिप्लाई तो हमसे पूछ लिया है। क्या रिप्लाई पूछा है आपसे, आपको बताना है किस तरह से एड्रेस करें और किस तरह से कस्टमर ट्रस्ट मेंटेन करें। सबसे पहली चीज, ये है तो एफसीपीएम का कंसेप्ट, लेकिन इसका कोई कंसेप्ट स्टडी मैट में नहीं है। अगर आपने स्टडी मैट पढ़ रखा है तो आपको नहीं मिलेगा, स्टडी मैट आपने नहीं पढ़ा है तो आप जरूर इंडेक्स में ढूंढने जाएंगे, इंडेक्स में आप 2-3 बार रीड करेंगे, फिर भी कुछ रिलेवेंट नहीं मिलेगा। तो हम लोग इंडेक्स में नहीं जा रहे हैं, आप चाहे तो 1-2 बार इंडेक्स को रीड करिए, लेकिन रिलेवेंट नाम से कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करें सर, रिलेवेंट काम का कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमें मन से आंसर करना है। मन से कैसे करेंगे, हमें एक प्रॉब्लम दी है कि हो क्या रहा है कि लोग बाग यहाँ पर जो इमेज अपलोड कर रहे हैं रेस्टोरेंट वाले, वो उनकी डिश से मैच नहीं हो रही। इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपल सा सोल्यूशन है, रेस्टोरेंट को बोलेंगे कि आप जो एक्चुअल इमेज है उसी को अपलोड करिए। आप कोई इमेज जनरेट कर रहे हैं या फिर कहीं से डाउनलोड कर रहे हैं, उस इमेज को अपलोड मत करिए। तो आजकल रेस्टोरेंट क्या करते हैं, एआई जनरेटेड इमेज यूज करते हैं और उसको अपलोड करते हैं। तो हम सबसे पहले एज ए डोरमाटो क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे हमारे रेस्टोरेंट को कि ओरिजिनल इमेज ही अपलोड करिए, लेकिन वो फिर भी नहीं मानेंगे। तो हम तो वैसे भी टेक प्लेटफॉर्म है, टेक प्लेटफॉर्म के पास कैपेसिटी है कि वो आपकी एआई जनरेटेड इमेज को आइडेंटिफाई कर सके, रेस्टोरेंट को ब्लैकलिस्ट करे या फिर रेस्टोरेंट को वार्निंग इशू करे, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा कि हमें रेस्टोरेंट को बोलना है कि ये सब गलतियां मत करो, हमारे कस्टमर जैसा बोलते हैं वैसा कर लो। अब आपके रेस्टोरेंट को प्रॉब्लम भी आ सकता है कि अगर हम लोग आपकी एआई जनरेटेड इमेज या फिर डाउनलोडेड इमेज यूज नहीं करें तो एक्चुअल इमेज कहां से लाए। तो डोरमाटो बोल सकता है कि आप लोग डिश बनाओ, हम लोग फ्री में आपकी इमेज खींचेंगे, यानी आपका फोटो सेशन करवा देंगे और फोटो सेशन की इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आईसीआई से मैच होगा तभी आंसर नंबर मिलने वाले हैं आपको। तो आईसीआई क्या बोलता है, आईसीआई की सुनते हैं। 3.7 का फर्स्ट, सिचुएशन सर्व एज रिमाइंडर व्हाइल मार्केटिंग एंड प्रेजेंटेशन आर वाइटल, मेंटेनिंग कस्टमर ट्रस्ट थ्रू
ऑथेंटिसिटी इज इक्वल इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट। तो आपका जो भी कस्टमर ट्रस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग और बाकी की तरह। कस्टमर एक्सपेक्ट ऑनेस्टी व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे सी एंड व्हाट दे रिसीव, इट कैन डैमेज रिलेशनशिप बिटवीन रेस्टोरेंट एंड कस्टमर। तो शुरू में केवल ज्ञानबाजी करिए कि जो दिखाओगे वही देना चाहिए, नहीं तो डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। द कंपनी शुड प्लान टू एक्टिवली रिमूव एआई जनरेटेड इमेज। अब ये जो पार्ट है ये आपको आईसीआई ने मन से लिखा है, कोई भी स्टडी मैट में नहीं मिलेगा, कोई भी केस स्टडी में नहीं मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कोई एआई जनरेटेड इमेज यूज कर रहा है तो उसको रिमूव करना है। Should also reject new submission of such image. CEO should urge restaurant partner and Dormato's internal marketing team to create subsidies using AI generated image for promotional purpose. आपके सीईओ को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि एआई जनरेटेड इमेजेस यूज ना करें। डोरमाटो को प्रोवाइड करना चाहिए फ्री रियल फूड फोटोग्राफी सर्विस। डोरमाटो के सेकंड अप्रोच क्या है, सेकंड सोल्यूशन है कि आप फोटोग्राफी सर्विस दीजिए ताकि किसी को डाउनलोडेड या फिर एआई इमेज यूज ही ना करनी पड़े, उनके पास एक्चुअल इमेज मिल जाए। टू अवेल दिस सर्विस द सर्विस में गिव एट नो प्रॉफिट और नो लॉस बेसिस। इन एडिशन डोरमाटो शुड गिव ए क्लैरिफिकेशन। ये सब तो कर लिया, दो बातें करी है, पहली एआई इमेज को रिमूव किया, दूसरा फ्री फोटोग्राफी दी, और हमें एक स्टेटमेंट देना है कि एट डोरमाटो वी use various form of AI to make our workflow efficient. However, one place where we strongly discourage use of AI for dishes is restaurant menu. हमने बोला कि AI को हम appreciate करते हैं लेकिन रेस्टोरेंट मेन्यू में इसको हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं। आर मिसलीडिंग, तो ये हमारा स्टेटमेंट जाएगा। तो ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप एक स्टेटमेंट देना। दिस डिसीजन हाईलाइट ग्रोइंग कंसर्न सराउंडिंग द एथिकल इम्प्लीकेशन particularly in context where authenticity and accuracy are paramount. Dormato proactive approach aims to restore trust, ensure more transparent experience for its user. ये सब करने से हमारा ट्रस्ट बनेगा और कस्टमर से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये हमारा आंसर है, पूरा मन से आंसर है, कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो ये भी आपको एग्जाम में मन से लिखना पड़ेगा। एग्जाम में ट्राई करिए मन वाले क्वेश्चन आप अवॉइड करें, लेकिन एग्जाम में मन वाले क्वेश्चन आते भी कम है। ये तो कुछ केस स्टडीज में आईसीआई ने कॉस्टिंग इतना ज्यादा पूछ लिया है, एग्जाम के अंदर कॉस्टिंग आपको मैक्सिमम एक या फिर दो केस स्टडी में मिलेगा, वो भी केवल सिंगल क्वेश्चन। कॉस्टिंग का वेटेज ही केवल 10 मार्क्स का है, तो इतने क्वेश्चन कॉस्टिंग के पहली बात तो मिलेंगे नहीं, और अगर किसी एक केस स्टडी में मिल गए तो उस केस स्टडी को स्किप कर दीजिए, क्योंकि मन वाले आंसर लिखने में टाइम ज्यादा लगता है और मार्क्स कम मिलते हैं। चलो सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोला है हाउ कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बी अप्लाइड बाय डोरमाटो एंड फाइनेंस प्रोफेशनल इन द फॉलोइंग एरिया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन किस तरह से अप्लाई होगा डोरमाटो और फाइनेंस प्रोफेशनल के द्वारा, कौन कौन से एरिया में, सप्लाई चेन में, ऑडिट प्रोसेस में और सेंसिटिव कस्टमर डेटा में। अब सबसे पहले हमें पता है कि कंसेप्ट तो ब्लॉकचेन है, लेकिन ब्लॉकचेन हमारे 3 सब्जेक्ट में काम आता है। सर कौन कौन से? पहला तो हमारा एससीपीएम है जो कि सारी बातें करता है आजकल, तो एससीपीएम में ब्लॉकचेन आता है। दूसरा है हमारा ऑडिट, ऑडिट के अंदर भी आपने ब्लॉकचेन पढ़ा होगा डिजिटल ऑडिट के केस में, और एएफएम के अंदर भी रिसेंटली एक ब्लॉकचेन वाला पार्ट थियरी में ऐड हुआ है। इतना बड़ा पार्ट नहीं लेकिन एक छोटा सा ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन करा है। तीनों के अंदर ब्लॉकचेन आता है, और तीनों ही यहां पर इन तीनों में से किसी की भी डिस्कशन नहीं करते कि ब्लॉकचेन किस तरह से अप्लाई होगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन करना है, ब्लॉकचेन होता क्या है, फिर हम लोग ब्लॉकचेन की प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसको अप्लाई करेंगे तीनों एरिया में। तो ब्लॉकचेन सर होता क्या है, तो ब्लॉकचेन समझने के लिए हम चलेंगे आपके एससीपीएम में। अगर मैं एकदम सिंपल शब्दों में बात करूं, ब्लॉकचेन का मतलब होता है आपका एक ऐसी गूगल शीट जिसको मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं, और इस गूगल शीट को आप कभी भी मिटा नहीं सकते। यानी इस गूगल शीट में आपने जो लिख दिया वो लिख दिया, इसके अंदर कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं है, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, और इसके अंदर एनोनिमिटी बनी रहती है। तो सिंपल सी भाषा में ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक गूगल शीट है या फिर आपकी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को मल्टीपल लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल लोग इसमें एडिशन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति डिलीशन नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति अपडेट नहीं कर सकता। अगर कुछ करेक्ट करना है तो आपको एक नई एंट्री के थ्रू पुरानी एंट्री को करेक्ट करना पड़ेगा।
तो ये आपका सिंपल सा ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है। इसको एक बार समझते हैं हमारे कॉस्टिंग से। तो कॉस्टिंग में सर कहाँ मिलने वाला है? कॉस्टिंग में हमें मिलने वाला है आपके चैप्टर नंबर 5 में, जहां पर हमने एमर्जिंग बिजनेस मॉडल का डिस्कशन करा था। इस चैप्टर नंबर 5 में हमें मिलेगा आपका ब्लॉकचेन का कंसेप्ट। तो चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं आपके ब्लॉकचेन को। तो ये चैप्टर नंबर 5 आ गया है। यहां पर हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी, यहीं पर हमें ब्लॉकचेन मिलने वाला है। आईओटी है, रोबोटिक्स है, एआई है, ऑटोमेशन है, क्लाउड, ऑटोनोमस व्हीकल, 3D, डिजिटल, ऑगमेंटेड रियलिटी, मोबाइल इंटरनेट और लास्ट है हमारा ब्लॉकचेन। तो ये रहा ब्लॉकचेन का कंसेप्ट, यहीं पर चलना है पेज नंबर 5.9 पे। तो चलते हैं हमारे कॉस्टिंग के स्टडी मैट पे। हमें चलना है पेज नंबर 5.9 पे। 5.9 शायद पेज नंबर 300 के आसपास होगा। देखते हैं चलो कौन सा चैप्टर आया है। चैप्टर 5 ही आया है। 5.9 5.9 कहाँ पर हो तुम? 5.8 और 5.9, ये रहा हमारा ब्लॉकचेन का कंसेप्ट। समझते हैं कि यहाँ पर क्या डिस्कशन हुआ है। ब्लॉकचेन होता क्या है? ये सिस्टम है दैट रिकॉर्ड पब्लिक ट्रांजैक्शन, यानी ये एक रिकॉर्ड स्टोरेज सिस्टम है। मल्टीपल रिकॉर्ड नोन एज चेन, यहां पर रिकॉर्ड को चेन बोला जाता है। लिंक्ड बाय पीयर टू पीयर, यानी हर रिकॉर्ड एक दूसरे से लिंक है। और हर रिकॉर्ड को ब्लॉक बोला जाता है, तो हर ब्लॉक एक दूसरे से चेन की तरह लिंक है, इसलिए इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। टाइप ऑफ स्टोरेज इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल लेजर, इसको एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल लेजर भी बोल सकते हैं। ईच ब्लॉक ऑफ चेन कंटेन सेवरल ट्रांजेक्शन, हर ब्लॉक में ट्रांजेक्शन है। न्यू ट्रांजेक्शन अकर ऑन ब्लॉकचेन और रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन इज एडेड टू लेजर, जब भी कोई नई ट्रांजेक्शन होगी ये इसमें ऐड होती जाएगी। फिर यहां पर बोला कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज्ड है। एवरी ट्रांजेक्शन इज वेरीफाइड एंड प्रोटेक्टेड बाय होल्डर्स डिजिटल सिग्नेचर, हर ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होती है और साइंड होती है। द डिजिटल लेजर डेटा इज एक्सट्रीमली सिक्योर, और बहुत ही सिक्योर डेटा ये रहता है। ब्लॉकचेन स्टोरेज मेक्स इट डिफिकल्ट इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और डिफ्रॉड, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, हैक नहीं कर सकते, यहां पर फ्रॉड के चांसेस कम है। तो ये सब बातें आपको ब्लॉकचेन के बारे में बतानी है। ठीक है सर, ये सब बातें बता देंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे होगा सप्लाई चेन में, ऑडिट में, कस्टमर डेटा में, तो ये सब बातें यहां पर नहीं हुई है। ये सब बातें आपको किसी सब्जेक्ट में मिलेगी भी नहीं। तो अगेन इस कंसेप्ट के बेसिस पर आप आंसर करेंगे कि बाकी 3 एरिया में ब्लॉकचेन किस तरह से काम करेगा। तो चलते वापस से 10 केस स्टडीज पे। तो ये जो केस स्टडी हम कर रहे हैं ये बहुत ही आपकी नई तरह की केस स्टडी है, जहां पर आंसर स्टडी मैट में भी नहीं है, ये आंसर आपको अपने मन से लिखने, कंसेप्ट को समझ के। सप्लाई चेन में क्या काम करेगा सर? ब्लॉकचेन का काम ही केवल इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो वो तो इंफॉर्मेशन ही स्टोर करेगा। सप्लाई चेन के केस में जो सप्लाई चेन में स्टेप होते हैं कि हमने यहां पर वेंडर को कांटेक्ट किया, परचेज रिक्वेजिशन मंगाया, परचेज ऑर्डर मंगाया, हमने यहाँ पर कुछ ऑर्डर करा, डिलीवरी ली, रिसिप्ट ली, तो इन सब स्टेप्स को हम लोग ब्लॉकचेन में स्टोर कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन ऑपरेशन में क्या क्या काम है कि सप्लाई चेन का जो काम होता है हमारा, वेंडर से लेके या फिर प्रोक्योरमेंट से लेके पेमेंट तक का, ये सारा हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन का काम कर लेंगे। ऑडिट प्रोसेस में क्या करेंगे? ऑडिट प्रोसेस में हमें एक ऑडिट ट्रेल चाहिए होता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको हम लोग अच्छे से ऑडिट कर सके, उनको वेरीफाई कर सके। तो अगर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रहेगी तो हमें ट्रस्ट रहेगा कि ट्रांजैक्शन को किसी ने अपडेट नहीं करा, मॉडिफाई नहीं करा। तो ऑडिट प्रोसेस के लिए हम बोलेंगे कि आप सारी ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन पर रखिए। और लास्ट में कस्टमर डेटा, कस्टमर डेटा के लिए क्या बोलोगे कि कस्टमर डेटा को भी ब्लॉकचेन पर रखो और एकदम सिक्योर रखो, क्योंकि ये सेंसिटिव डेटा है। कस्टमर का फोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी, ये सब है, इन सबको स्टोर करके रखना है। और ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर जगह है, तो इसको भी ब्लॉकचेन पर रखना पड़ेगा। तो तीनों का आंसर क्या है? तीनों का आंसर यही है कि इन सभी को ब्लॉकचेन पर लेके जाओ, इनके डेटा को वहां पर स्टोर करो, क्योंकि ब्लॉकचेन का काम ही डेटा स्टोरेज है। तो चलो वेरीफाई करते हैं आईसीआई से। आईसीआई क्या सिखाता है हमें यहाँ पर? 3.7 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम समझ चुके,
सेकेंड पार्ट में सबसे पहले सप्लाई चेन की बात की होगी कि ब्लॉकचेन डोरमाटो कैन क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, रिकॉर्ड एवरी स्टेप। तो यहां पर डोरमाटो अपने स्टेप रिकॉर्ड करेगा सप्लाई चेन के, ऑर्डर पिकिंग से, यानी जैसे ऑर्डर पिक होता है, आपका आउट फॉर डिलीवरी होता है, डिलीवर होता है, रेटिंग होती है, सारे स्टेप आप मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी। ईच ट्रांजेक्शन इज सिक्योरली रिकॉर्डेड, प्रोवाइडिंग रियल टाइम विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी टू ऑल स्टेक होल्डर। यहां पर एक अच्छा कंसेप्ट की रियल टाइम होता है, जैसे गूगल शीट अगर आपने कभी यूज किया हो आर्टिकलशिप में, तो एक गूगल शीट पर मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको रियल टाइम बोलते हैं। कैन इजीली एक्सेस ब्लॉकचेन टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये सारी बातें आपके सप्लाई चेन में है। फिर है हमारी ऑडिट की बात। ऑडिट के अंदर जनरली हम लोग मैनुअली रिव्यू करते थे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हमें चेक करना है कि वो सही है या फिर नहीं है। रिकंसाइल करते थे डेटा विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। हाउएवर ब्लॉकचेन हमारी हेल्प कर सकता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डोरमाटो के लिए इंप्लीमेंट करेगा ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड एंड टाइम स्टैम्प एवरी ट्रांजेक्शन। ब्लॉकचेन यूज करिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि ऑडिटर को ट्रस्ट बना रहे कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो मॉडिफाई नहीं हुई है और टाइमली बेसिस पर रिकॉर्ड हुई है। ड्यूरिंग ऑर्डर प्रोसेस फाइनेंशियल professional can assess blockchain ledger to instantly verify transaction detail, reconcile data, and ensure compliance with accounting standard and regulatory guidelines. This streamlined approach improve audit efficiency, reduce risk of human error, and enhance accuracy of financial reporting. तो यही सब बातें करनी है ऑडिट में भी कि सारी चीजें आप ब्लॉकचेन पर लेके आइए। सी पार्ट में बोला है, सी पार्ट में आपके कस्टमर डेटा की बात थी, तो डोरमाटो कैन इंप्लीमेंट ए सिक्योर एनक्रिप्टेड ब्लॉकचेन। तो एक सिक्योर ब्लॉकचेन क्रिएट करिए, वहां पर अपने कस्टमर के डेटा को स्टोर करिए ताकि एक्सेस कर सके और कोई भी इसको हैक ना कर सके। फाइनेंस प्रोफेशनल कैन एंश्योर इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ डेटा बाय लेवरेजिंग ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम एंड कंसेंसस मैकेनिज्म। आपकी जो ब्लॉकचेन है वो क्रिप्टोग्राफी पर वर्क करती है। क्रिप्टोग्राफी आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनक्रिप्शन है। अगर आपने कोई भी बिटकॉइन या फिर आपका कोई क्रिप्टो वॉलेट के अगर आपने पासवर्ड देखे होंगे, तो उन पासवर्ड के लिए आपको मल्टीपल ऑथेंटिकेशन करने होते हैं, तो ये सब आपकी क्रिप्टोग्राफी का पार्ट होता है। तो क्रिप्टोग्राफी वर्ड यूज क्यों हुआ है? क्योंकि हमें कस्टमर डेटा को प्रोटेक्ट करना है। एलिमिनेट द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा, डेटा को टेम्पर नहीं कर पाएगा, डेटा लॉस नहीं होगा। द फाइनेंस प्रोफेशनल कैन कॉन्फिडेंटली हैंडल कस्टमर डेटा knowing it is protected by a robust transparent system, data privacy and trust of customer and regulatory bodies। तो सेम चीज सब जगह बोली है कि डेटा को ब्लॉकचेन पर ले जाइए, डेटा सिक्योर रहेगा, एक्सेसिबल रहेगा, सब लोगों के लिए रहेगा जो भी इसको यूज करना चाहते हैं। तो यही बातें हमने करनी है। तो आपका 3.7 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट है। अब चलते हैं 3.8 ड्रॉ ए बिजनेस मॉडल कैनवास और डोरमाटो। आपको बिजनेस मॉडल कैनवास बनाना है। कौन सा सब्जेक्ट है सर? अगेन सब्जेक्ट है एससीपीएम। एससीपीएम में कौन सा है ये? दो एससीपीएम में कंसेप्ट है आपका बिजनेस मॉडल कैनवास का। अब बिजनेस मॉडल कैनवास के लिए आपको सबसे पहले डोरमाटो का बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए कि डोरमाटो किस तरह से ऑपरेट करता है। तो डोरमाटो के बिजनेस मॉडल को हमें समझना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले बिजनेस मॉडल कैनवास को समझते हैं। उसको समझने के बाद हम केस स्टडी पर जाके डोरमाटो को समझेंगे और फिर हम लोग आंसर करेंगे। तो हमें चलना है एससीपीएम के इंडेक्स पे। एससीपीएम का आज बहुत ज्यादा यूज आ रहा है। एससीपीएम में ढूंढना है बिजनेस मॉडल कैनवास को। अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 1 में ही बिजनेस मॉडल कैनवास का डिस्कशन हुआ है। तो देखते कहां पर है हमारा बिजनेस मॉडल कैनवास। डायरेक्टली हम पहुंच चुके हैं बिजनेस मॉडल कैनवास पे। तो हमारा जो 2 है और 3 है बिजनेस मॉडल, फिर है ऑस्टरवेल्डर बिजनेस मॉडल कैनवास, और 1.27 पे हमें सिखाया है कि किस तरह से बिजनेस मॉडल कैनवास ड्रॉ करना है। तो डायरेक्टली 1.27 पे चलते हैं आपके कॉस्टिंग के स्टडी मैट पे। 1.27 शायद होगा पेज नंबर 60 के आसपास। 1.31 है, 1.28, और ये रहा हमारा पेज नंबर 1.27। यहां पर हमें डिस्कस करके सिखाया है हाउ टू ड्रॉ बिजनेस मॉडल कैनवास, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है।
by answering the question written next to each element in figure B.6, a business can draw its business model on a single piece of paper. आपको एक फिगर दिया है 8B6, जो कि ये रहा फिगर B6। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बिजनेस मॉडल कैनवास ड्रॉ कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट मेरे स्टार्टअप और ए ग्रैंड ओल्ड कंपनी। तो इस इमेज को आपको समझना है, इस फिगर को आपको समझना है, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट में हु आर द कस्टमर, व्हाट डू दे थिंक, सी, फील और डू। सबसे पहले डिफाइन करिए कस्टमर कौन है। हमारे कस्टमर है आपके इंडिविजुअल लोग जिन्हें फूड ऑर्डर करना है, यानी जो भी व्यक्ति जिसको ऑनलाइन फूड चाहिए वो हमारे कस्टमर है। हमारे कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट भी है, क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट से पैसा कमा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट भी हमारे कस्टमर है। मैं एज ए डोरमाटो बात कर रहा हूं कि डोरमाटो के लिए कौन कौन कस्टमर है। तो हमारे इंडिविजुअल जिनको भूख लगी है, खाना खाना है, हमारे रेस्टोरेंट जो कि खाना प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारे कस्टमर है। और कौन कस्टमर है, अब हमने अफ्रीका में भी एक्सपेंड करा है, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अफ्रीका के अंदर भी हमारे कस्टमर रहेंगे। तो कस्टमर सेगमेंट हम बताएंगे। सेकंड, वैल्यू प्रपोजिशन, व्हाट्स कंपेलिंग अबाउट प्रपोजिशन, व्हाई डू कस्टमर बाय यू। आपको बताना है आपका यूएसपी क्या है। थर्ड, आपको बताने चैनल, व्हाट आर द प्रपोजिशन प्रमोटेड, सोल्ड एंड डिलीवर्ड। आपको अपने पैसे कमाने के चैनल बताने, कहां से आप पैसा कमाते हैं। तो हम कस्टमर से कमाते हैं, रेस्टोरेंट से कमाते हैं। हमने एक फोटोग्राफी सर्विस का आइडिया भी सोचा है कि फोटोग्राफी दे सकते हैं हमारे रेस्टोरेंट को, वहां से भी पैसा कमाएंगे। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्या है, तो कस्टमर रिलेशनशिप तो हमारा जो न्यूज आर्टिकल आया था उसको पढ़ के पता चला है कि कस्टमर हमारे बारे में क्या बोलते हैं, और हम उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि आपने बोला कि इमेज अपलोड मत करिए, तो हमने बोला कि इमेज अपलोड नहीं करेंगे, आपकी इमेज को चेक करेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप की बात है रेवेन्यू स्ट्रीम, हाउ डज बिजनेस अर्न रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस वैल्यू। हमें बताना है कहां से रेवेन्यू आता है, तो सारे चैनल बता देंगे। फिर बोला है की एक्टिविटी, व्हाट यूनिकली स्ट्रेटेजिक थिंग डज द बिजनेस डू टू डिलीवर प्रपोजिशन। क्या क्या की एक्टिविटी हम करते हैं। की रिसोर्सेज क्या है, यूनिक स्ट्रेटेजिक एसेट कंपनी मस्ट हैव टू कम्पीट। हमारा जो की रिसोर्सेज है वो है हमारे डिलीवरी पार्टनर्स, हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे रेस्टोरेंट ओनर, ये सब हमारे की रिसोर्सेज है। की पार्टनर, व्हाट आर आर पार्टनर्स एंड की सप्लायर। तो लगता है हमारे डिलीवरी पार्टनर और रेस्टोरेंट की पार्टनर में आएंगे, कि रिसोर्सेज के अंदर हमारे रिसोर्स आएंगे। हो सकता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ जाए, या फिर आपकी जो एक्सपर्टीज है वो यहाँ पर आ जाए। क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर, व्हाट इज बिजनेस मेजर कॉस्ट ड्राइवर। हमारी मेजर कॉस्ट क्या है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट है। हमारे रेस्टोरेंट को जो पेमेंट जा रहा है, हमारे डिलीवरी पार्टनर को जो पेमेंट जा रहा है, ये सब हमारी कॉस्ट है। और एम्प्लॉय कॉस्ट हमारी कॉस्ट होगी। हाउ दे आर लिंक टू रेवेन्यू, और कैसे वो रेवेन्यू से लिंक है। तो ये आपकी टोटल 9 आइटम्स है। इन 9 आइटम्स को एक्सप्लेन करेंगे, बिजनेस कैनवास हो जाएगा कंप्लीट। तो एक एक करके आपकी आइटम को हम लगभग समझ चुके हैं। अब हमें आपकी केस स्टडी में ढूंढना है एक एक आइटम को, और वहां पर नोट करना है कि ये कौन से एरिया में फॉल करेगी। चलते वापस से केस स्टडी पर। अब बिजनेस मॉडल समझने के लिए हमें लगभग आपकी पूरी केस स्टडी पढ़नी पड़ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से और समझते हैं हमारे डोरमाटो के बिजनेस को। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू। फाउंडेड की है मनीष झा केयूर वसई ने 2006 में। पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। कंपनी डेवलप मल्टी फेस बिजनेस मॉडल विद फूड एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है हमारे फूड और इंडस्ट्री के। वेरियस रेवेन्यू स्ट्रीम और सर्विस है हमारे। यहाँ पर स्टिफ कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, बट डोरमेटो ने अडेप्ट किया, डाइवर्सिफाई किया सर्विस को और लेवरेज करा है। टेक्नोलॉजी को हैज सिक्योर्ड a strong position in market. कंपनी यूटिलाइज एआई अक्रॉस मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो अभी तक कंपनी का ओवरव्यू दिया है, अभी तक इतना रिलेवेंट कुछ मिला नहीं है बिजनेस कैनवास के लिए। अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रस्ट इज पैरामाउंट इन ऑनलाइन फूड डिलीवरी, डोरमाटो इंट्रोड्यूस फूड सोल्जर प्रोग्राम। ये हमारे लिए रिलेवेंट रहेगा कि डोरमाटो ने कुछ फूड सोल्जर प्रोग्राम किया है। क्या होता है ये, दिस इनिशिएटिव गोज बियॉन्ड डेटा सिक्योरिटी, involving representative who personally interact with restaurant partner to address concern and foster positive relationship। यानी कि ये रेस्टोरेंट से कनेक्ट करके एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। डोरमाटो यूजर ड्रिवन रिव्यू क्रिएट्स a sense of community where user can share their food experience, engage in creating story engagement, build a community centered around shared culinary experience।
encouraging user to return to the platform and explore new restaurant। ये पार्ट हमने हमारे रेस्टोरेंट के लिए और कस्टमर के लिए जो सर्विस दी है, तो आपके बिजनेस कैनवास में जो कस्टमर वाला पार्ट था वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए। जो सेकंड पार्ट था वैल्यू प्रपोजिशन, वहां पर ये सब बातें आप बता सकते हैं कि ये सब यूएसपी है। डोरमाटोज यूजर बेस इज 20 मिलियन, यानी 2 करोड़ यूजर है। बोथ रेस्टोरेंट और इंडिविजुअल कंज्यूमर, कौन कौन हमारे कस्टमर है ये भी पता चल चुका है कि रेस्टोरेंट भी हमारे कस्टमर है, इंडिविजुअल भी है। द प्लेटफॉर्म वैल्यू ईच यूजर, more participants join, a vast pool of restaurant ensure diverse selection of cuisine, while restaurant benefit from wider customer reach and increased volume। आपके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट है तो आपके पास वैरायटी है, बहुत सारे कस्टमर है तो रेस्टोरेंट के पास मार्केट मिल गया। साइकिल ऑफ ग्रोथ, यूज ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन, यूजर लॉयल्टी, enhance enable Dormato to negotiate better deal with restaurant, offering more competitive option to customers। तो यहाँ पर आपके कस्टमर बताए कि आपके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है जो कि आपके रेस्टोरेंट के लिए और कस्टमर के लिए दोनों के लिए यूजफुल है। अब यहाँ पर रेवेन्यू स्ट्रीम बताई है। डोरमाटो की प्राइमरी रेवेन्यू है कमीशन, रेस्टोरेंट से आता है जो विथ फूड डिलीवरी। तो हमसे रेवेन्यू के बारे में पूछा था, तो रेवेन्यू वाला पार्ट यहाँ से आप लिखेंगे। When a user order from restaurant via Dormato, the restaurant pays a percentage order value as commission to Dormato. This commission varies typically in range of 15 to 25। मेजर इनकम आती है कमीशन से जो कि 15 to 25% है। Depending restaurants agreement, also Dormato earn commission from restaurant for each successful reservation made through its platform। तो पहला फूड डिलीवरी किया तो उस पर कमीशन है, दूसरा आपके यहाँ पर कुछ बुकिंग हुई है तो बुकिंग पर भी कमीशन है। Commission received from restaurant, Dormato impose delivery fees charged directly to customer at checkout। तो कमीशन के साथ साथ कस्टमर को डिलीवरी भी चार्ज करते हैं। These fees are not a flat rate but rather calculated that consider several factor। ये कोई फ्लैट फीस नहीं है, इसको मल्टीपल चीजें कंसिडर करके कैलकुलेट किया गया है। प्राइमरी डिटरमिनेंट तो ऑर्डर वैल्यू है कि कितने का ऑर्डर कर रहे हैं। हायर ऑर्डर इंकर प्रोपोर्शनेटली लोअर डिलीवरी, ज्यादा का ऑर्डर करेंगे तो डिलीवरी फीस कम लगती है और स्मॉलर पे ज्यादा लगेगी। डोरमाटो रिकॉग्नाइज इम्पैक्ट ऑफ लोकेशन ऑन डिलीवरी लॉजिस्टिक, डिलीवरी में बी स्लाइटली हायर इन एरिया वेयर ग्रेटर ज्योग्राफिकल स्पेस और लिमिटेड डिलीवरी पर्सोनल। अगर कहीं पर आपके डिलीवरी पार्टनर कम है तो वहां पर हाई डिलीवरी लगती है, या फिर कोई बहुत ज्यादा फैला हुआ जगह है तो वहां पर भी हाई डिलीवरी लगती है। Reflecting the additional cost of fulfilling the order, dynamic pricing allow Dormato to maintain a competitive edge while ensuring sustainability of their extensive delivery network। तो इनके बिजनेस के बारे में बताया गया है कि डायनेमिक प्राइसिंग है, यानी प्राइस यहाँ पर चेंज होती रहती है डिलीवरी की बेस्ड ऑन कंडीशंस। Ultimately, transparency in delivery fee calculation foster trust with customer who can make informed decision based on their order detail and location। और हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है हमारे कस्टमर के साथ कि किस तरह से डिलीवरी आपको चार्ज की जाती है। और क्या बताया सर, बियॉन्ड कनेक्टिंग यूजर, डोरमाटो ऑफर रॉबस्ट सूट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल सर्विस डिजाइन टू एनहेंस रेस्टोरेंट प्रेजेंस। तो ये एक और रेवेन्यू स्ट्रीम आ गया है आपका प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग का, कि हमारा डोरमाटो अलाउ करता है रेस्टोरेंट को उनकी ऐप के ऊपर एडवर्टाइज करने के लिए। रेस्टोरेंट कैन लेवरेज दोस एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एज, लिस्टिंग मोर प्रोमिनेंटली टू स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट एंड ऑफरिंग एंटाइसिंग डील टू अट्रैक्ट न्यू पैट्रॉन। तो आपके रेस्टोरेंट इसको यूज करके नए कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं। फोकस ऑन रेस्टोरेंट विजिबिलिटी ट्रांस टू सिग्निफिकेंट रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। विलिंग टू इन्वेस्ट इन प्रमोटिंग देमसेल्फ टू प्लेटफॉर्म्स वास्ट यूजर बेस, तो इसीलिए आपके रेस्टोरेंट विलिंग है इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सब बातें सर आपकी केवल एक सिंगल क्वेश्चन के लिए, इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट रीड कर रहे हैं, इतनी ज्यादा रिलेवेंट बातें नहीं है। केवल आपको यहाँ से पॉइंट उठाना है, अपने कैनवास में लिखना है, पॉइंट उठाना है, कैनवास में लिखना है, धीरे धीरे करके आपका पूरा कैनवास भर जाएगा। उसके बाद बोला है यहाँ पर वन सच कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव, तो कोई इनिशिएटिव बताया है, ये सब अभी रिलेवेंट नहीं है। मैनी रेस्टोरेंट लिस्टेड है, ये भी अभी रिलेवेंट नहीं है। डोरमाटो गोल्ड के बारे में बताया है कि डोरमाटो गोल्ड एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम है। तो डोरमाटो गोल्ड जो है आपका, वहां से भी आपकी कुछ इनकम आती होगी। दैट ऑफर मेंबर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड पर्क्स एट पार्टनर रेस्टोरेंट, इस गोल्ड के थ्रू आपको डिस्काउंट मिलता है एडिशनल। इसके लिए सब्सक्रिप्शन फीस लगती है। While a portion of fees is passed to partner restaurant,
डोरमाटो रिटेन ए शेयर टू इट्स रेवेन्यू, इस फीस का आप कुछ पार्ट रेस्टोरेंट को देते हैं, बाकी अपने पास रखते हैं। सब्सक्रिप्शन टू डोरमाटो सिल्वर, तो एक डोरमाटो गोल्ड है और डोरमाटो सिल्वर है। सिल्वर में क्या दे रहे हैं, कस्टमर विद ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ हाई क्वालिटी मैगजीन फोकस ऑन फूड एंड हेल्थ। सिल्वर के अंदर आपको एक मैगजीन मिलती है, डिलीवर टू देयर डोर स्टेप एंड एक्सेस टू मैगजीन्स ऑनलाइन कंटेंट, तो मैगजीन आपको घर पे भी मिलेगी और ऑनलाइन आपको फोन पर भी मिल जाएगी। तो ये आपको बताया है। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन हम पढ़ चुके थे। ऑडिट कंसिडरेशन में हमारा अभी इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी तक लगभग लगभग बिजनेस हम समझ गए हैं। अब इसको प्लॉट करते हैं आईसीआई के कैनवास पे, देखते हैं आईसीआई ने कैसे प्लॉट करा है। तो ये रहा हमारा बिजनेस मॉडल कैनवास। तो यहां पर टोटल 9 एरिया थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एरिया यहां पर भी है। सबसे पहला स्टार्ट होता है कस्टमर सेगमेंट। कौन है हमारा कस्टमर, इंडिविजुअल है, रेस्टोरेंट है, वही हमारे कस्टमर है जिनको फूड ऑर्डर करना है, कंपनी जिनको डोरमाटो का यूजर बेस चाहिए, और बिजनेस सीकिंग वाइबिलिटी, ये सब हमारे कस्टमर है। कस्टमर से रिलेशनशिप कैसा है, बहुत ही अच्छा है, कस्टमर की सुनते हैं हम लोग। यूजर जनरेटेड रिव्यू और स्टोरी है, रिस्पॉन्सिव है, कस्टमर की सर्विस देते हैं हम लोग। और पर्सनल ट्रांजैक्शन थ्रू फूड सोल्जर है, हम लोग रेस्टोरेंट से कनेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारी की वैल्यू क्या है, हम लोग फेमस क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज्यादा बड़ा कस्टमर बेस है, बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट है, हम लोग कस्टमर की सुनते हैं, उनको रिव्यूज प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारा सबसे सिंपल कन्वीनियंस है, हम लोग कन्वीनियंस यानी कि इजी एंड क्विक फूड ऑर्डरिंग है। वाइड सिलेक्शन ऑफ कुजीन, यानी बहुत सारे रेस्टोरेंट है हमारे पास, डिस्काउंट देते हैं हम लोग। तो ये हमारे वैल्यू प्रपोजिशन है। इसके बाद नेक्स्ट एक की एक्टिविटीज क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक मैनेज करते, एड्रेस करते कस्टमर और रेस्टोरेंट के कंसर्न को, प्रमोट करते हैं, फॉस्टर करते यूजर ड्रिवन रिव्यू को। की पार्टनर कौन कौन है, हमारे डिलीवरी पार्टनर है, हमारे रेस्टोरेंट है, इसके बाद हमारा जो टेक पार्टनर है, ये सब हमारे की पार्टनर है। पार्टनरशिप विद रेस्टोरेंट, डिलीवरी पर्सनल, टेक्नोलॉजी कंपनीज, रेस्टोरेंट ऑफरिंग लॉयल्टी प्रोग्राम, ये सब हमारे की पार्टनर्स हैं। फिर चैनल क्या है, मोबाइल और डेस्कटॉप के थ्रू कस्टमर को एक्सेसिबल है, पुश नोटिफिकेशन है। की रिसोर्सेस कौन है, 20 मिलियन तो यूजर है, टेक्नोलॉजी है और ट्रस्टेड नेम है। फिर रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, कमीशन से, चार्ज करते कस्टमर को हम लोग डिलीवरी फीस, रेवेन्यू फ्रॉम रेस्टोरेंट प्रमोशन से, डोरमाटो गोल्ड और डोरमाटो सिल्वर से, परचेजिंग वाउचर, कमीशन फ्रॉम रेस्टोरेंट फॉर ईच सक्सेसफुल रिजर्वेशन, ये सब हमारे रेवेन्यू है। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, जो भी हमने पैसा आउटफ्लो हुआ, हमने ऐप को मेंटेन करने पे पैसा दिया, डिलीवरी पार्टनर को पैसा दिया, कस्टमर सर्विस टीम को दिया, और कॉस्ट आपकी जो भी आप प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये आपका बिजनेस मॉडल कैनवास हमने ड्रॉ कर दिया आपकी केस स्टडी के बेस पर। तो ये हमारा लास्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, शायद चेक करते हैं एक बार। तो हमारा लास्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। तो ये रहा हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, समझते क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को। Assuming Dormato is planning to acquire hyper local delivery company KitKit, which enables to order grocery, fruit and vegetable and other daily essential with intention to diversify in this field. डोरमाटो एक्वायर करने की सोच रहा है एक दूसरी कंपनी को, जो कि आपकी फूड डिलीवरी में नहीं, जो कि ग्रोसरी के अंदर है, ग्रोसरी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में है। KitKat has over 10 million registered user throughout the country, इनके पास 1 करोड़ यूजर है। KitKat does not have any intention to sell customer list। अगर आप इसको एक्वायर कर लेंगे तो आपको सारी एसेट मिल जाएगी। एक्वायर अगर नहीं करेंगे तो आपका जो KitKat है वो आपको कस्टमर लिस्ट सेल करने को रेडी नहीं है। Should this customer list be recorded as intangible in such a business combination? यहां पर क्या बोला है कि क्या कस्टमर लिस्ट को हम इनटेंजिबल रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है एफआर, और इनटेंजिबल की बात हुई है, यानी अगेन ये है हमारा इंड एएस 38। तो इंड एएस 38 अप्लाई होगा। बताना है कस्टमर लिस्ट आपकी इनटेंजिबल होती है या फिर नहीं होती है। एक बार ऑप्शन रीड कर लेते हैं, फिर आपके इंड एएस पर भी चल लेंगे।
कस्टमर लिस्ट शुड बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल इन ए बिजनेस एट इट हैज एबिलिटी टू ट्रांसफर, ये बोल रहा है कि रिकॉर्ड कर लीजिए क्योंकि आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉट बी रिकॉर्डेड इंटेंजिबल, क्योंकि नॉट द एबिलिटी टू ट्रांसफर, मत रिकॉर्ड करिए क्योंकि ट्रांसफर नहीं कर सकते। शुड बी रिकॉर्डेड क्योंकि ये राइज करता है लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को। कस्टमर लिस्ट डिपेंड अपॉन बिजनेस कॉम्बिनेशन एग्रीमेंट, लास्ट वाला बोलता है कि डिपेंड करता है किस तरह का एग्रीमेंट है। तो 4 ऑप्शन है। अब समझते हैं कि किस तरह से हम लोग आपकी इंटेंजिबल को रिकॉग्नाइज करते हैं। इंड AS 38 का कंसेप्ट है। तो चलते एक बार आपके FR के इंडेक्स पे। FR के इंडेक्स पे हमें चलना है, एक बार चेक करते हैं। FR के इंडेक्स पे इंड AS 38 इंटेंजिबल एसेट, यहां पर ढूंढना है किस तरह से इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज होता है। तो यहां पर स्कोप है, रिलेवेंट डेफिनेशन है, आइडेंटिफिकेशन है कि मीनिंग क्या होता है और आइडेंटिफाई कैसे होता है, यानी 5.4 हमारे लिए रिलेवेंट है। फिर रिकॉग्निशन है कि एसेट को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना होता है। मेजरमेंट है, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस, मेजरमेंट, यूजफुल लाइफ, इंटेंजिबल विद फाइनेट, इंटेंजिबल एसेट इम्पेयरमेंट, रिटायरमेंट, डिस्क्लोजर। तो ये सब हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट है तो केवल 5.214 से 219 वाला पार्ट। चलते आपके स्टडी मैट पे। हमें चलना है 5.214, ये 208 है तो शायद थोड़े से पेज आगे पीछे ही होगा। 213, ये रहा हमारा 214। तो सबसे पहले इंटेंजिबल होता क्या है। इंटेंजिबल एक आपका आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। सिंपल सा क्या है, आइडेंटिफाइबल है। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है आगे। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है कि ये आपका वो एसेट है जिससे डायरेक्टली आपको कैश नहीं मिलता, जैसे आपका ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है, ये सब आपके मॉनेटरी एसेट, मॉनेटरी लाइबिलिटी है। लेकिन ये नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, यानी इसको आप टच नहीं कर सकते। और आइडेंटिफाइबल मतलब ये होता है कि आप इसको अपनी कंपनी से सेपरेट करके मार्केट में सेल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अब इन 3 कंडीशन में से कस्टमर लिस्ट फिजिकल सब्सटेंस तो नहीं होता है क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू है। आपने भले इसको पेपर पे लिखा हुआ है या फिर फोन में सेव करा है तो इसका फिजिकल सब्सटेंस तो नहीं है। ये नॉन मॉनेटरी क्योंकि कोई भी कस्टमर लिस्ट को डायरेक्टली कैश से कन्वर्ट नहीं कर सकता, उसको यूज करना पड़ेगा, रेवेन्यू जनरेट करना होगा। आइडेंटिफाइबल है यानी कि क्या ये सेपरेबल है या फिर नहीं है, ये हमारा डिस्कशन है। अब आइडेंटिफाइबल क्या होता है, आइडेंटिफाइबल भी यहां पर एक्सप्लेन करा है। आइडेंटिफाइबिलिटी के अंदर एन एसेट इज आइडेंटिफाइबल इफ इट आइदर, यानी इन दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई की तो आप आइडेंटिफाइबल है। पहला है कि वो सेपरेबल होनी चाहिए, यानी सेपरेटेड और डिवाइडेड फ्रॉम एंटिटी एंड सोल्ड, ट्रांसफर, लाइसेंस, रेंटेड, एक्सचेंज आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर विद रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेपरेबल होनी चाहिए आपकी कंपनी से। क्या कस्टमर लिस्ट आपकी कंपनी से सेपरेबल है? बिल्कुल सेपरेबल है। अगर मेरे पास कोई कस्टमर का डेटा है तो मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूं क्योंकि वो सेपरेबल है। सेकंड है अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट और अदर लीगल राइट। क्या आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट है? लीगल राइट तो कुछ भी नहीं है, बस एक लिस्ट है जिसको मैं सेपरेट कर सकता हूं यानी बांट सकता हूं लोगों में। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है, तो ये आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनेटरी है, फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है, तो इसको हम लोग इनटेंजिबल रिकॉर्ड करेंगे। हमारा आंसर क्या है फाइनली कि इनटेंजिबल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हमारा ऑप्शन रहेगा यहां पर कस्टमर लिस्ट शुड बी रिकॉर्डेड इनटेंजिबल, क्योंकि हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। वेरीफाई करते हैं आईसीआई से। आईसीआई भैया क्या बोल रहे हैं? आंसर ए ही है, शुड बी रिकॉर्डेड इनटेंजिबल। क्यों कर सकते हैं? कस्टमर डेटा डस नॉट राइज टू लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल, बिल्कुल सही है, इससे कोई लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट तो नहीं है, बट ये सेपरेबल है आपका, यानी इसको आप सेल कर सकते हैं। डेटाबेस कैन बी यूजफुल टू अदर प्लेयर एंड एबिलिटी टू ट्रांसफर टू दिस आइटम। तो 3.1 का आंसर ए होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है 3.2, एज पार्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच JS and associate focus on areas with higher likelihood of material misstatement। आपने रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर ज्यादा फोकस करते, जहां पर रिस्क कम है वहां पर नॉर्मल फोकस करते हैं।
Which of the following statement best describe concept of significant auditor attention in context of scenario given in case study? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपकी रिस्क बेस्ड ऑडिट को बेस्ट तरीके से डिफाइन करता है? पहला बोला है स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम रिव्यूइंग ऑल सेक्शन ऑफ डोरमाटोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके ऑडिटर ने इक्वल अमाउंट लगाया यानी कि आपने जहां पर हाई रिस्क है वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लगाया, जहां पर कम रिस्क है वहां पर नॉर्मल टाइम नहीं लगाया, सब जगह इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगाया, तो ये रिस्क बेस्ड ऑडिट में नहीं आता है। रिस्क बेस्ड ऑडिट यही बोलता है जहां पर हाई रिस्क है वहां पर हाई टाइम लगाओ, वहां पर हायर प्रोसेस अप्लाई करके चेक करो। सेकेंड बोला है JS will prioritize audit procedure for areas with a lower risk of material misstatement, यानी जहां पर रिस्क कम है वहां को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ये तो हमारा रिस्क बेस्ड ऑडिट नहीं बोलता, यानी ये गलत बात है। जहां पर लोअर रिस्क है उसको आप कम प्रायोरिटाइज करिए, जहां पर हायर रिस्क है उसको हाई प्रायोरिटी पे रखिए। फिर बोला JS and associate will design audit procedure based on the assessment of risk that can potentially cause error in the financial statement of Dormato। ये थोड़ा सही लग रहा है कि आपका जो JS है वो ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा अपने असेसमेंट ऑफ रिस्क पे। अगर कहीं पर रिस्क ज्यादा है वहां पर हायर ऑडिट प्रोसीजर, जहां पर रिस्क कम है वहां पर नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स। JS will rely solely on past audit result to determine scope of their procedure। यहां पर बोला कि पास्ट पर रिलाई करिए, लेकिन पास्ट पर नहीं, करंट में भी क्या हो रहा है इसको भी ध्यान में रखना होता है, तो ये भी रिलेवेंट नहीं है, तो हमारा आंसर रहेगा सी। चलो देखते हैं ICI से। ICI ने भी बोला है सी। रीजन में दिया है ऐसे 701 कि ऑडिटर अटेंशन रिकॉग्नाइज दैट ऑडिट इज रिस्क बेस्ड, focus on identifying and assessing risk of material misstatement of financial statement, designing performing audit procedure responsive to those risk। यानी पहले रिस्क आइडेंटिफाई करो और उसके बेसिस पर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करो। तो 3.2 भी कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट पे 3.3। यहां पर क्या पूछा है, अंडर GST व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई एंड टैक्सेबल वैल्यू फॉर डोरमाटो एट द टाइम ऑफ वाउचर परचेज ऑफ 1000। GST के अकॉर्डिंग बताना है टाइम ऑफ सप्लाई एंड टैक्सेबल वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई, और किसका बताना है, वाउचर का बताना है। अगर आपको ध्यान में हो GST में हमने पढ़ा था कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर का तब होता है जब आपने वाउचर को रिडीम करा, यानी जब भी वाउचर को रिडीम करेंगे वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई है। और उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, आप जितनी वैल्यू के गुड्स या सर्विस बाय करोगे वो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो अब इस पार्ट को हम रीड करते केस स्टडी के साथ। केस स्टडी में कहां पर बात हुई है वाउचर की, तो केस स्टडी में हमें 1000 का वाउचर ढूंढना है। यहां पर 1000 रुपीज दिख रहा है तो यही हमारा पार्ट होगा, समझते हैं इसको। कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव बाय डोरमाटो इज वाउचर प्रोग्राम, यूजर कैन परचेज अ वाउचर फॉर 1000 दैट अनलॉक्स वैल्यू ऑफ रुपीज 1200 वर्थ ऑफ फूड क्रेडिट, यानी 1000 का वाउचर लो और 1200 रुपए का खाना खाओ। Provided 20% discount on any food item for participating restaurant within a 3-month validity period, तो 20% का लगभग डिस्काउंट दिया। Program incentivize user to explore new restaurant, spend more due to increased credit value, ultimately benefiting both Dormato and participating restaurant, increasing order value। तो ये आपको यहां पर बताया है। अब यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, जब आपने वाउचर को रिडीम करा रेस्टोरेंट पे जाके। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, जितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विस आपने डिलीवर करी। अगर 1000 के वाउचर में 1200 रुपए की गुड्स और सर्विस दी है तो 1200 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। तो देखते ऑप्शन क्या क्या है। तो हम लोग आपके अगर कोई MCQ का कंसेप्ट है उसको डायरेक्टली स्टडी मैट में सर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के MCQ के लिए अगर मैं आपके स्टडी मैट में एक एक कंसेप्ट सर्च करने जाऊंगा तो एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा। तो जो कंसेप्ट मुझे आते हैं उनको मैं स्टडी मैट में सर्च नहीं करूंगा, जो मुझे नहीं आते उनको मैं सर्च करने जाऊंगा। तो टाइम ऑफ सप्लाईज डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो ये तो गलत हो गया। टैक्सेबल वैल्यू 1000 ये भी गलत है। टाइम वैल्यूज डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर ये भी गलत है। टैक्सेबल वैल्यूज 1200 सही है। टाइम वैल्यूज डेट ऑफ रिडम्पशन ये सही बात है। टैक्सेबल वैल्यू है 1200, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन में 1000 बोला वैल्यू जो कि गलत है। तो 3.3 का आंसर होगा सी। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई है आपका डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर दैट इट कवर्स इज आइडेंटिफाइबल। अगर आपका जो गुड्स है वो आइडेंटिफाइबल होता है तो आपका डेट ऑफ इश्यू है। अगर गुड्स आइडेंटिफाइबल नहीं है तो आपका रिडम्पशन ऑफ वाउचर होता है।
तो ये आपका कंसेप्ट बोलता है। फिर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, जितनी वैल्यू के आपने सॉरी लगता है पेन गिर गया था। तो आपका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है जितनी वैल्यू के गुड्स और सर्विस आप यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 1200 की वैल्यू के गुड्स सर्विस ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट 2 MCQ है, समझते हैं इनको भी। कंसिडरिंग द अबव सिनारियो, which of the following statement is most accurate regarding dynamic QR code and invoice for rupees 900 meal order where customer has accumulated enough points through Dormato's loyalty program with a specific restaurant to earn rupees 200 discount on their next order। यानी 900 का मील है, 200 रुपए का डिस्काउंट 200 रुपए का डिस्काउंट कूपन है, तो 900 माइनस 200 टोटल 700 का आपको पेमेंट करना है। ये क्वेश्चन में बोला है। एक बार रिलेवेंट पैरा देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर से, केस स्टडी में से। केस स्टडी में रिलेवेंट पैरा है, यहां पर 200 रुपए, 700 रुपए और 900 की बात हुई है, तो ये रिलेवेंट पैरा है। Furthermore, many restaurants listed on Dormato operate their own loyalty program। बहुत सारे रेस्टोरेंट अपने खुद के प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें वो पॉइंट्स देते हैं। These points can be redeemed for future, enhancing customer loyalty, encouraging repeat। Imagine a scenario: customer accumulated enough points through Dormato's loyalty program with restaurant to earn rupees 200 discount। किसी कस्टमर ने पॉइंट इकट्ठे कर लिए ताकि 200 का डिस्काउंट मिल सके। On their next order, current bill amount उनका 900 का आया। They can seamlessly combine discount with Dormato voucher and reducing their bill to 700। तो 900 के बिल में से 200 का डिस्काउंट, 700 का पेमेंट हुआ। Combination of promotional effort by Dormato and individual restaurant creates a win-win for all parties and user enjoy significant saving। तो यहां पर ये केस स्टडी का रिलेवेंट पार्ट था, इतना रिलेवेंट भी नहीं लगा। अब ऑप्शन क्या क्या है, QR will display the final amount of 700। बिल्कुल, अगर आप पेटीएम करेंगे, फोन पे करेंगे तो 700 का ही करेंगे QR पे। आफ्टर डिस्काउंट, नो मेंशन ऑफ ओरिजिनल बिल अमाउंट और डिस्काउंट डिटेल विल बी शोन। क्या ओरिजिनल बिल नहीं दिखाना है, ओरिजिनल बिल तो दिखाना है। ओरिजिनल बिल में ही तो 900 रुपीज दिखेंगे जिसमें से 200 का डिस्काउंट दिखेगा और 700 का पेमेंट दिखेगा। तो जीएसटी के बिल में आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। QR will display final amount 700, reference of 200 discount on separate invoice, but invoice won't mention original bill। यहां पर भी ओरिजिनल अमाउंट मेंशन नहीं किया तो गलत हो गया। QR will display final 700, ठीक है। इनवॉइस विल मेंशन 900, बिल्कुल सही। 200 डिस्काउंट डिटेल एंड द फाइनल पेबल अमाउंट, ये हमें सही लगा है। लास्ट बोला है कैन नॉट बी जनरेटेड, ये तो बोल रहा है QR जनरेट ही नहीं होगा, तो ये तो गलत ही है। तो सी हमारा आंसर रहेगा। चेक करते हैं आईसीआई से। यहां पर एज सच कोई सब्जेक्ट नहीं था, नॉर्मल कॉमन सेंस था, तो यहां पर सी हमारा आंसर है। कोई भी कंसेप्ट का यहां पर रेफरेंस नहीं है, सिंपल सा कॉमन सेंस की बात हुई है। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडेस 115 रेवेन्यू फॉर कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डज डोरमाटो हैव रिलेटिंग टू डोरमाटो सिल्वर सब्सक्रिप्शन। आपको बताना है क्या क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपकी है। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट है, एफआर है। टॉपिक है इंडेस 115 का। 115 आपको 5 स्टेप मॉडल बोलता है जिसके अंदर आपका एक स्टेप होता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करो, यानी कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज आपको फुलफिल करनी है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो आपको बतानी है। अब डोरमाटो सिल्वर में क्या क्या हमारी ऑब्लिगेशन थी, एक बार समझते हैं। यहां पर हमने कहीं पढ़ा था आपका, यहां पर पढ़ा सब्सक्रिप्शन टू डोरमाटो सिल्वर प्रोवाइड कस्टमर विद प्रिंटेड कॉपी ऑफ हाई क्वालिटी मैगजीन। तो पहली ऑब्लिगेशन है कस्टमर को मैगजीन प्रोवाइड करानी है और वो उनके 2 स्टेप पे जाएगी, यानी मैगजीन उसके घर पे डिलीवर करनी है। एंड एक्सेस टू मैगजीन्स ऑनलाइन कंटेंट, यानी एक तो फिजिकल मैगजीन घर पर देके आनी है, दूसरा फिजिकल मैगजीन आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करानी है। तो 2 आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, पहली डिलीवरी की, दूसरी ऑनलाइन एक्सेस की। चेक करते हैं आईसीआई का आंसर क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है 1 परफॉर्मेंस, तो 1 तो नहीं है। 2 है हमारी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिलीवरी ऑफ प्रिंटेड मैगजीन एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑनलाइन कंटेंट।
सी ने बोला 3 है कि डिलीवरी है, एक्सेस है और कस्टमर सपोर्ट, तो कस्टमर सपोर्ट की तो बात ही नहीं थी, तो ये नहीं होगा। नो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये भी नहीं होगा, तो बी हमारा आंसर रहेगा। चलते आईसीआई के पास, तो यहां पर भी है टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इंड एस 115 का रेफरेंस दिया है और यहां पर बताया है कि कौन कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो ये हमारा केस स्टडी नंबर 3 होता है कंप्लीट। तो आज के सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम नई केस स्टडी सॉल्व कर रहे होंगे।